तो हम लोगों ने मेन पार्ट्स देखा था कि मेन पार्ट्स क्या क्या थे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो पहला मेन पार्ट था सक्शन पाइप था, पहला मेन पार्ट इम्पेलर था देखा था हम लोगों ने, फिर सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप और केसिंग था। तो ये 4 मेन पार्ट्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो इम्पेलर का क्या काम था, इम्पेलर एक रोटेटिंग एलिमेंट था जो डायरेक्टली कनेक्टेड था इलेक्ट्रिक मोटर से, यानी कि जो आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर की थी सेम आरपीएम इम्पेलर की होगी। और इम्पेलर में क्या थे, नंबर ऑफ गाइड वेंस अटैच्ड थे, बैकवर्ड गाइड वेंस है। और सक्शन पाइप उसके बाद हम लोग इन लोगों ने देखा था, केसिंग के बारे में पढ़ा था। केसिंग क्या था, केसिंग स्पायरल शेप की थी जिसमें इसका एरिया जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, यानी कि एरिया जब इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी फ्लूइड की, जब वेलोसिटी फ्लूइड की डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे वाटर की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना है ना कि काइनेटिक एनर्जी को, इसलिए हम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का हम ट्यूब यूज़ करेंगे स्पायरल शेप में जो रहेगा उसको हम कहते हैं केसिंग। और जो हम लोग रनर टरबाइन में देखा था, रनर टरबाइन में रिएक्शन टरबाइन में, उसमें हम लोग केसिंग जो यूज़ किया था उसमें ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया की केसिंग थी, क्योंकि वहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की इंक्रीज करनी थी। अब हम लोग देखेंगे कि सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप क्या होता है। सक्शन पाइप देखेंगे और डिलीवरी पाइप के बारे में देखेंगे क्या है। और थोड़ा इससे पहले हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ केसिंग के बारे में, थोड़ा देख लेंगे टाइप्स ऑफ केसिंग। टाइप्स ऑफ केसिंग, केसिंग जो होता है कई टाइप के होते हैं। एक वल्यूट केसिंग होता है, वर्टेक्स केसिंग होता है, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स है। तो जो वल्यूट केसिंग है तो ये सिंपल जो दिख रही है हमको केसिंग है फ्लूइड रही है, ये सिंपल केसिंग दिख रही है वो तुम्हारा वल्यूट केसिंग है, यानी कि इसमें क्या ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब दिख रही है यहाँ, फिर कनेक्टेड डिलीवरी टैंक से, तो वाटर आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, फ्लूइड वाली प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है प्रेशर एनर्जी में। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब यानी कि एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो मगर इसमें क्या होता है, हम जानते हैं जो हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगी, ज़्यादा होगी, जब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एट दिस सेक्शन तो क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ज़्यादा होगा एंट्री पे, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट हो, ये तुम्हारा एग्जिट पॉइंट है, तो एंट्री पे ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो वर्टेक्स चैम्बर यूज़ करते हैं, वल्यूट केसिंग विथ वर्टेक्स चैम्बर, इसी को बोलते हैं एनुलर केसिंग भी बोलते हैं। एनुलर केसिंग, एनुलर केसिंग का मतलब ये हमारी सॉफ्ट है, ये रोटेटिंग एलिमेंट है, गाइड वेंस लगे हैं इसके ऊपर, और ये हमारी क्या थी पहले केसिंग थी ओरिजिनल केसिंग। अब हम क्या करेंगे, इसमें एनुलर स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि इसके डाया को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, इस तरह कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारी एनुलर स्पेस थी, रोटेटिंग एलिमेंट था ये इम्पेलर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डाया को इसकी इंक्रीज कर देंगे, तो डाया को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, मतलब एनुअल स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा तो हल्का सा वो फ्री वर्टेक्स वाला मोशन आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इम्पेलर में केसिंग में जो वाटर का फ्लो होता है फ्लूइड का वो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, जो रोटेशन हो रहा है फ्लूइड का फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, वी यानी कि वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। फ्री वर्टेक्स फ्लो का इक्वेशन होती है वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे हम तो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, इसलिए हम वर्टेक्स चैम्बर यूज़ करते हैं। और तीसरी केसिंग होती है केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। केसिंग विद गाइड ब्लेड्स है, तो गाइड ब्लेड्स में क्या होता है, जैसे एक्स्ट्रा हम एक गाइड ब्लेड्स लगा देते हैं, जैसे ये केसिंग है इसके ऊपर हमारा रोटेटिंग एलिमेंट है, अब इसके बाहर एक लगा देंगे गाइड ब्लेड्स लगी होती है जो डाइवर्जिंग शेप की होती है। इसमें क्या होता है, जब वाटर फ्लो करता है निकलता है यहाँ से तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, डाइवर्जिंग पैसेज होता है गाइड वेंस का। तो ये तुम्हारा ये सिंपल फिगर है ये इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसमें क्या सेंटर में तुम्हारा क्या सॉफ्ट लगाया है रोटेटिंग एलिमेंट का इम्पेलर का, और ये क्या तुम्हारा इम्पेलर है रोटेटिंग एलिमेंट है, और रोटेटिंग एलिमेंट में नंबर ऑफ गाइड वेंस जो है, नंबर ऑफ बैकवर्ड गाइड वेंस जो है वो अटैच्ड है। और तुमको ये जो लाइन डॉटेड लाइन शो कर दिख रहा है यहाँ पे वो तुम्हारी सेंट्रल लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लाइन, ठीक।
अब देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो सम्प है। सम्प में है, सम्प मतलब होता है जहाँ वाटर कलेक्टेड, जहाँ से हम वाटर को लिफ्ट करना, वो सम्प कहलाता है। ये रिजर्वायर वाटर का, यहाँ से हमको फ्लूट को लेना है और यहाँ ऊपर ये डिलीवरी टैंक है जहाँ तक हमको वाटर को लिफ्ट करना है। तो हमको जहाँ से वाटर को कलेक्ट कर, जहाँ से वाटर को लिफ्ट करना होता है, जहाँ से सक करना होता है, उसको हम बोलते हैं सम्प। यानी कि वाटर क्या है यहाँ पे स्टोर है पहले से सम्प में, तो हम क्या करेंगे, इसको सम्प बोलेंगे जहाँ वाटर है। ठीक, और देखो सेंट्रल लाइन तुम्हारी ये है, तो सेंट्रल लाइन से लेकर जो सम्प की डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं सक्शन हेड, एच एस। इसको एच एस से डिनोट करते हैं, सक्शन हेड बोलते हैं। और सेंट्रल लाइन से डिलीवरी टैंक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एच डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी डिस्टेंस। सक्शन हेड डिलीवरी हेड बोलते हैं, एच डी को। एच डी को क्या बोलते हैं, डिलीवरी हेड। एच डी को डिलीवरी हेड बोलते हैं। एच डी ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड डिलीवरी टैंक टू विच वाटर इज डिलीवर्ड। तो ये हो गया हमारा डिलीवरी हेड हो गया, सक्शन हेड हो गया। एक होता है स्टैटिक हेड होता है एक। देखो स्टैटिक हेड को हम क्या से कैपिटल एस से नोट करते हैं, ये समेशन होता है सक्शन हेड का प्लस डिलीवरी हेड का, यानी कि समेशन ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड, एच एस प्लस एच डी। अब देखो ये हमारा सेंट्रल लाइन हो गई, ऊपर डिलीवरी हेड हो गया, नीचे सक्शन हेड हो गया, नीचे सम्प हो गया। अब देखो ये जो पाइप दिख रही है ये तुमको सक्शन पाइप बोलते हैं, क्योंकि इस पाइप के थ्रू हम वाटर ऊपर की लिफ्ट कर रहा है। ठीक, इस सक्शन पाइप बोलेंगे। और डिलीवरी टैंक तक जो वाटर जा रहा है उसको हम बोलेंगे डिलीवरी पाइप। तो दो पाइप लगी होती हैं, एक सक्शन पाइप लगी होती है, दूसरी डिलीवरी पाइप। और नीचे सम्प है तुम्हारा, और सेंटर में क्या इम्पेलर लगा है, और इम्पेलर के ऊपर नंबर ऑफ जो गाइड वेंस है वो अटैच्ड है। और ऊपर क्या डिलीवरी टैंक है यहाँ पे, जहाँ हमको डिलीवर करना होगा, वाटर को डिस्चार्ज कराना होगा। अब देखो ये जो तुम्हारा स्पायरल शेप में दिख रही है वो तुम्हारी क्या है, स्पायरल केसिंग है। अब देख रहे हैं कि वाटर यहाँ से निकल रहा है तो इसका इनकी एरिया क्या हो रहा है, केसिंग का इंक्रीज कर रहा है। जब केसिंग का एरिया इंक्रीज करेगा तो हम जानते हैं वेलोसिटी फ्लूइड की डिक्रीज करती है। जब फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर फ्लूइड का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी उसकी प्रेशर एनर्जी वो इंक्रीज करेगी फ्लूइड की। हमको यही चाहिए, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करना है वाटर की। अब देखो यहाँ सक्शन पाइप में क्या होता है, एक सक्शन वाल्व लगा होता है यहाँ पे, यहाँ बड़ा नहीं है, यहाँ एक सक्शन वाल्व लगा होता है, जैसे यहाँ डिलीवरी वाल्व लगा, दो वाल्व लगे होते हैं। तो जब वाटर देखो कैसे हमारा जब पंप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, पंप फ्लूइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सम पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सम्प पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। और देखो जब पंप स्टार्ट होता है तो पंप में क्या होता है, ये तुमको पाइप पंप का जो साफ्ट दिख रहा है ये सर्कुलर वाला, इसको हम बोलते हैं इट इज़, ये लिखा आई ऑफ द इम्पेलर लिखा है यहाँ पे। ये तुम्हारा पंप का क्या होता है, आई होता है, आई ऑफ द इम्पेलर होता है। यानी कि जब पंप स्टार्ट होता है जो एट द आई ऑफ द इम्पेलर जो प्रेशर होता है वैक्यूम प्रेशर होता है। एट द आई ऑफ द इम्पेलर जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वैक्यूम प्रेशर होता है। और चूंकि यहाँ प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ क्या है प्रेशर कम है, वैक्यूम प्रेशर है। तो वाटर जो है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, यानी जब वाटर क्या हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण सक्शन पाइप के थ्रू लिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ है और ऊपर क्या है वैक्यूम प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण तुम्हारा वाटर जो है यहाँ से सक्शन सम्प से ऊपर की लिफ्ट कर जाएगा। और लिफ्ट करने के बाद से क्या होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा, यानी जब फोर्स वर्टेक्स फ्लो होगा, क्योंकि फोर्स वर्टेक्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हमारा जो वाटर की फ्लूइड एनर्जी, जो प्रेशर एनर्जी इंगेज कर जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, वाटर की प्रेशर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे वाटर की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। प्रेशर एनर्जी वाटर की इंक्रीज करेगी और हाई प्रेशर एनर्जी से वाटर जब इंटर करेगा स्पायरल केसिंग में तो उसकी प्रेशर एनर्जी और इंक्रीज करेगी, क्योंकि केसिंग का जो शेप है इंक्रीजिंग एरिया का शेप है। तो एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर फ्लूइड की इंक्रीज करेगी। तो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, यानी कि अब फ्लूइड की एनर्जी प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पे। और डिलीवरी टाइम में प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग में यहाँ, तो अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो फिर प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर ऊपर की लिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है और डिलीवरी वाल्व जो लगी है वो ओपन हो जाएंगे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण। और डिलीवरी टैंक तक, यानी जहाँ तक हमको वाटर लिफ्ट कराना हो वो आराम से डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे। उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, इम्पेलर और केसिंग। और इसको आई द इम्पेलर बोलते हैं। ये सक्शन हेड हो गया, तुम्हारा डिलीवरी हेड हो गया। सक्शन हेड क्या होता है, सक्शन हेड इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सम्प
एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। और ये क्या होता है डिलीवरी हेड, इट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप एंड डिलीवरी टैंक अप टू विच वाटर हैज़ टू बी डिलीवर्ड। तुम्हारा ये हो गया इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया, डिलीवरी पाइप हो गई, सक्शन पाइप हो गई, आई ऑफ द इम्पेलर हो गया। तो ये बेसिक मेन पार्ट होगा। ये प्रिंसिपल हम लोग देखा था लास्ट में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो which means that when external torque is required to rotate the fluid, एक्सटर्नल इसमें क्या होता है एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड होता है फ्लूइड को रोटेट कराने के लिए। इसको हम लोगों ने बोला था द सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या थी, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो which means that when a certain mass of liquid is rotated by an external torque then rise in pressure head of the liquid take place. The rise in pressure head at any point of the rotating fluid directly proportional to square of the tangential velocity of the liquid at that point. Thus, at the outlet of the impeller, the radius and more, rise in pressure head will be more, and liquid will be discharged at the outlet with high pressure head. Due to this high pressure head, liquid can be lifted to high level. ठीक, ये हमने देखा था। ये चार पार्ट थे, impeller, casing, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। देखो यहाँ फिगर जो बनाया है वो केसिंग विद गाइडलेट्स का है। देखो ये वर्टेक्स केसिंग मतलब हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया, एनुअल स्पेस प्रोवाइड कर दिया। तो एनुअल स्पेस प्रोवाइड कर देंगे जो लॉसेज हो रहे थे फ्रिक्शन लॉसेज, वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से फ्रिक्शन लॉसेज कम हो जाएंगे, क्योंकि एच एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर के, वेलोसिटी के स्क्वायर का, तो लॉसेज कम हो जाएंगे। और यहाँ के केसिंग विद गाइडलेट्स लगे हैं, ये स्पेशल केसिंग है ये। तो हमको ये इतना ही पढ़ना है वर्किंग में सेंट्रीफ्यूगल पंप की। क्या क्या बताएंगे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंस्ट्रक्शन बताएंगे बस। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल पंप के, जब डिफरेंस पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो केवल इतना ही हमको पढ़ना है, इसलिए बस में इतना ही हम लोग के सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम लोग सेकंड पंप जो पढ़ेंगे वो रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ेंगे। देखो कौन सा पढ़ेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेकंड दो टाइप के पंप थे, हाइड्रोलिक पंप हमारे, पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप था, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारा कैसे वर्क करता है उसकी वर्किंग जानेंगे। देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या एक टाइप का हाइड्रोलिक पंप है, इसमें भी हमारे जो फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि प्रेशर एनर्जी में। तो जैसा कि हम लोग देखें तो लास्ट इसके पहले वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखे थे हम कि इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड देन द पंप इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, हमने देखा था अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू अगर वाटर की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो हम कहें तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। उसमें रेडिली वाटर इंटर करता था, रेडिली निकलता भी था वाटर, यानी कि आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन का एक तरीके से रिवर्स है, ये रिवर्स ऑफ इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, और वर्क करता था किस प्रिंसिपल पे, फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है जो यहाँ लिखा है। देखो कि इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ sucking the liquid into a cylinder in which piston is reciprocating and exert thrust on the liquid and increase its hydraulic energy in terms of pressure, then it is known as reciprocating pump। देखो ये तुम्हारा मेन जनरल डायग्राम है, ये फिगर तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग पंप का मेन। देखो इस रेसिप्रोकेटिंग पंप मतलब ये हुआ है कि इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज किया जाता है वाटर की या फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है इसमें। तो देखो ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या पिस्टन है, सर्कुलर सिलेंडर होगा ये सिलेंडर, सॉरी ये सिलेंडर है, और ये क्या जो यहाँ अंदर लगा है पिस्टन है, आइस इंजन है हम लोगों ने देखा था, ये पिस्टन दे दिए क्या पिस्टन रॉड बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड। ठीक, और ये तुम्हारा कनेक्टेड, इसको कनेक्टिंग रॉड बोलेंगे, जो पिस्टन से कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड, इस तरह का कनेक्टिंग रॉड। और ये क्या क्रैंक है तुम्हारा, तो क्रैंक क्या कर रोटेट करने का काम करती है, यानी क्रैंक जो होता है प्योर रोटेशन में होती है। और कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटरी मोशन भी होता है। पिस्टन क्या करती है, केवल रेसिप्रोकेट करेगी, तो पिस्टन के अंतपास केवल के
एक ही मोशन हो गया, क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन केवल करेगी पिस्टन हमारी, यानी कि स्लाइड करेगी वो सिलेंडर के अंदर। तो इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मतलब क्या क्या डिवाइस लगी होंगी इसमें, पिस्टन होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा, क्रैंक होगा, ठीक। ये बेसिक तुम्हारा आईसी इंजन का पार्ट था जो पढ़ाए थे हम लोग। तो वो क्रैंक का काम क्या होता है, क्रैंक जो है, क्रैंक का काम होता है रोटेट करना है सर्टेन आरपीएम पे। अगर हम जो दिए हैं सप्लाई दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे हैं हम, उसी आरपीएम पे हमारी क्रैंक जो है रोटेट करेगी। जब क्रैंक रोटेट करेगी तो पिस्टन हमारा क्या करेगा, रिसिप्रोकेट करेगा इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना तेज़ी से उसका स्लाइडिंग मोशन, यानी कि ट्रांसलेटिंग मोशन उतना ज़्यादा होगा पिस्टन का। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, हमारा रोटरी मोशन है, जैसे क्रैंक को रोटेट जब करा रहा है तो रोटरी मोशन हमारा ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखो इसमें कौन कौन से मेन डिवाइस हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होता है, सक्शन पाइप होती है, ये तुम्हारी डिलीवरी पाइप होती है। सक्शन पाइप तुम्हारा जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में दिखाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन पाइप लगी होती है और डिलीवरी पाइप लगी होती है। उसी तरह सेम यहाँ पे सक्शन पाइप होगी, डिलीवरी पाइप होगी, यहाँ सक्शन वाल्व लगा है, डिलीवरी वाल्व होगा और डिलीवरी टैंक ऊपर होगा और यहाँ संप नीचे होगा। संप क्यों होगा, जहाँ से हमको वाटर को उठाना है, उठा के लिफ्ट करना ऊपर की ओर, उसको संप बोलते हैं। यानी कि रिजर्वायर ऑफ वाटर, ये रिजर्वायर होता है वाटर का, जहाँ वाटर हमारा ऑलरेडी स्टोर होता है या कलेक्टेड होता है पहले से, उसी को हमको लिफ्ट करना है उस वाटर को, उसको संप कहते हैं। ये संप लेवल यानी कि वाटर का लेवल जो है इतना है हमारा, ठीक। तो देखो थीटा जो तुम्हारा यहाँ थीटा एंगल शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्रैंक एंगल। थीटा जो शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्रैंक एंगल। क्या बोलते हैं, क्रैंक एंगल बोलते हैं थीटा को। तो देखो जब थीटा 0 डिग्री पे है, यानी कि जब वन थीटा इज एट 0 डिग्री, द पिस्टन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में होगा। यानी कि जब थीटा 0 डिग्री पे होगा एंगल, तो जो हमारा मान लो ये सिलेंडर तुम्हारा और ये पिस्टन इसके अंदर रेसिप्रोकेट करना। तो अब देखो जब थीटा 0 डिग्री पे होगा ना, तो तुम्हारा जो पिस्टन होगा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा, यहाँ पे होगा। देखो यहाँ तो तुम्हारा क्रैंक क्या हो जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पोजीशन उसकी क्रैंक की हॉरिजॉन्टल हो जाएगी थीटा 0 डिग्री पे। ये तुम्हारा क्या है, क्रैंक की, ये थीटा 0 डिग्री पोजीशन, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में होगा। और जब थीटा 90 डिग्री पे होगा, जब थीटा क्या, सॉरी थीटा जब 180 डिग्री होगा, मतलब तुम्हारा क्लॉक कोई रोटेशन हो रहा है क्रैंक का, तो थीटा जब 180 डिग्री पे होगा, थीटा कहाँ आ जाएगा, सी पॉइंट पे आ जाएगा। थीटा सी पॉइंट पे आएगा तो पिस्टन की पोजीशन होगी एक्सट्रीम राइट पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा पिस्टन। यानी कि हमारा क्या है, ये तुम्हारा क्रैंक और ये थीटा 180 डिग्री वाला एंगल है। यानी कि पिस्टन जो है हमारा दो पोजीशन के बीच में क्या करता है, दो डेड जैसे हम लोग हम वहाँ बताएगा इस इंजन में कि पिस्टन हमारे दो डेड सेंटर के बीच में क्या करता है, मूव करता रहता है। टीडीसी और बीडीसी को बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन होता है तो हम बोलते हैं उसको इनर डेड सेंटर, और वर्टिकल सिलेंडर इंजन होगा तो उसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। और अगर वर्टिकल सिलेंडर इंजन में अगर बीडीसी है, वर्टिकल सिलेंडर में इंजन में हम बीडीसी को बोलते हैं ओडीसी ऑटो डेड सेंटर बोलते हैं, इनकेस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। तो जो पिस्टन का मूवमेंट होता है वो दो डेड सेंटर के बीच में ही होता है। तो अगर पिस्टन हमारा मान लो तुम्हारी टीडीसी है, अगर पिस्टन टीडीसी पे होगा तो क्रैंक एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। और पिस्टन अगर हमारा बीडीसी पे होगा, बॉटम डेड सेंटर पे होगा, थीटा 180 डिग्री के बीच बनेगा, ठीक। तो इन्हीं दो डेड सेंटर के बीच में हमारा जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक। और देखो संप लेवल हो गया, अभी तुम्हारा ये संप होता है, संप की मतलब ये होता है जो रिजर्वायर होता है वाटर का, जहाँ हमारा वाटर स्टोर रहता है। और देखो इस संप में जब वाटर के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि वाटर क्या सराउंडिंग में रखा हुआ आराम से ओपन एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल मास, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो तुम्हारी जो पाइप है ये सक्शन पाइप होगी, यानी तुम्हारा सेंट्रल लाइन है ये पंप का, सेंट्रल लाइन पंप से लेकर ये जो संप के लेवल की डिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं सक्शन हेड। और सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप से लेकर जो डिलीवरी टैंक की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड। जैसा कि हम लोगों ने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी, तो सक्शन पाइप होता है इसमें, और डिलीवरी पाइप होता है, सक्शन वाल्व लगे होते हैं, डिलीवरी वाल्व लगे होते हैं, पिस्टन सिलेंडर सिंपल सा अरेंजमेंट होता है हमारा ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में। यानी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होती है, सिंपल सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा, सक्शन पाइप होगा, डिलीवरी पाइप होगा, सक्शन वाल्व होगा, डिलीवरी वाल्व होगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ L=2 वाला लिखा है, तो इसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। स्ट्रोक लेंथ पढ़े तो हम लोग आईसी इंजन में भी याद होगा।
स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2RC, यानी कि वेयर RC क्या है तुम्हारा क्रैंक रेडियस है। यानी कि स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पिस्टन बिटवीन टू डेड सेंटर इज नोन एज स्ट्रोक। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन बिटवीन टू डेड सेंटर इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। यानी कि जितना डिस्टेंस हमारा पिस्टन ट्रेवल करेगा दो डेड सेंटर की, उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ का फार्मूला क्या होता है, L = 2RC। अगर यानी कि स्ट्रोक लेंथ कैलकुलेट करना है तो L = 2RC लिखेंगे, वेयर RC क्या क्रैंक रेडियस है। अगर क्रैंक रेडियस हमको पता है तो स्ट्रोक लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। देखो जब अब इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये वर्क करता है, कैसे प्रेशर एनर्जी को, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है। अब देखेंगे हम लोग वर्किंग देखेंगे किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखो जैसा कि सिंपल सा जो डिफिनेशन है कि इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सकिंग द लिक्विड इनटू सिलेंडर इन विच पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग which exert thrust on the liquid and increase its hydraulic energy or pressure energy, then the pump is known as reciprocating pump। यानी कि reciprocating pump में हमारा reciprocating एक्शन होगा जिसके हेल्प से हमारा जो वाटर की फ्लूइड एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो वाटर जो इजीली लिफ्ट कर जाएगा किसी सर्टेन हाइट तक। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है सिंपल सा रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अब हम देखेंगे यहाँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कैसे हेल्प करता है वाटर को लिफ्ट कराने में, उसकी वर्किंग देखेंगे थोड़ा सा। देखो ये क्या है, जब हम क्रैंक रोटेट कर रहा है हमारा तो एक सर्किल फॉर्म होगा, ये क्रैंक रोटेटिंग एलिमेंट होता है, प्योर रोटेशन में होता है। तो मान लो सर्किल बना, सर्किल में मैंने 4 पॉइंट ले लिया A, B, C एंड D। जब ये क्या ये पॉइंट थीटा = 0 पे है, मान लो जब पिस्टन जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को रोटेट करना स्टार्ट करना, थीटा 0 पे है। जब बी पे आएगा क्रैंक हमारा तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। जब सी पे आएगा तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। जब डी पे आएगा कितना एंगल बनेगा 270 डिग्री बनेगा। और जब ए फिर से आ जाएगा तो कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, इतना पता है हमको। तो देखो जब पिस्टन हमारा ए पे था तो उसकी पोजीशन क्या थी, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन था। वो पिस्टन सी पे जब था हमारा तो उसकी पोजीशन क्या थी, पिस्टन की एक्सट्रीम राइट पोजीशन थी। यानी कि जैसे ही जब पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होता है, जब पिस्टन A to C मूव करता है, सपोज करो जब पिस्टन मूव कर रहा है A to C यानी क्लॉकवाइज मूव करो, थीटा बराबर 0 से लेकर 180 डिग्री मूव किया। जब थीटा 0 से लेकर 180 डिग्री मूव करता है पिस्टन हमारा, तो सिलेंडर के अंदर पार्शियल वैक्यूम प्रेशर की, देखो शुरू में क्या होगा, सबसे पहले हमारा सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व दोनों क्लोज होंगे। क्लोज होने के बाद से क्या होगा, जब पिस्टन की जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करेगा। जब इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैंक को रोटेट कराएगा, क्रैंक रोटेशन चालू हो जाएगा। तो जब क्रैंक थीटा = 0 मतलब A पोजीशन और थीटा और 180 डिग्री मतलब C पोजीशन, यानी कि जब क्रैंक हमारी A पोजीशन टू C पोजीशन मूव करती है, यानी कि 0 से 180 डिग्री मूव करती है क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो हमारा जो पिस्टन है वो कहाँ मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। जब राइट साइड पिस्टन मूव करेगा तो उस वजह से क्या होता है, जो पिस्टन के अंदर क्या होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, पिस्टन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा हमारा तो पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम प्रेशर मतलब जहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो जब वैक्यूम प्रेशर अंदर क्रिएट हो जाता है और यहाँ सम्प पे वाटर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर क्या वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है वैक्यूम प्रेशर से। जब ज़्यादा होगा वैक्यूम प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर क्या ऊपर क्यों आ जाएगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो वाटर क्या ऊपर की लिफ्ट करेगा। जब वाटर ऊपर की लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा हमारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। सक्शन वाल्व जो होता है नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वन वे वाल्व होता है। वन वे वाल्व मतलब केवल फ्लूइड जो ऊपर को जाएगा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो वन वे वाल्व है या नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं इसको हम, नॉन रिटर्न वाल्व या इसको हम कहते हैं सबसे नॉन रिटर्न वाल्व या वन वे वाल्व बोलेंगे। ठीक, तो देखो जब हमारा वाटर लिफ्ट करेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस है विच इज क्रिएटिंग इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि वैक्यूम प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसके कारण क्या हो जाएगा, वाटर जो तुम्हारे यहाँ संप से, वाटर जो तुम्हारा संप से कहाँ इंटर कर रहा है, यानी कि वाटर जो तुम्हारा कहाँ इंटर कर, सिलेंडर के अंदर इंटर कर रहा है। ठीक है,
वाटर जो है यहाँ सम्प से यहाँ इंटर कर रहा है सिलेंडर के अंदर, ठीक। पिस्टन अब क्या हो जाएगा, सक्शन वाल्व उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक। और डिलीवरी वाल्व अभी बंद है, जब वाटर एंटर कर गया प्रेशर डिफरेंस गया तो सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा और डिलीवरी वाल्व अभी भी हमारा बंद है। उसके बाद अब क्या हो जाए, जब क्रैंक रोटेशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, यानी कि जब क्रैंक सी टू ए मूव करेगा, पहले ए टू सी मूव किया क्रैंक हमारा, अब सी टू ए मूव कर रहा। तो जब क्रैंक हमारा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे है, पोजीशन ऑफ क्रैंक एट सी क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा इक्वल टू एक मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, यानी जब क्रैंक रोटेशन 180 टू 360 डिग्री होगा, मीन्स सी टू ए होगा, तो हमारा जो अब है फ्लूइड का पिस्टन कहाँ मूव करेगा, देखो जब सी टू ए होगा तो अब पिस्टन हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन मूव करेगा, क्योंकि पहले हमारा पिस्टन यहाँ था तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ सिलेंडर के अंदर। अब वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारा सिलेंडर के अंदर जो वाटर है वो फिल हो गया ऑलरेडी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण सम्प से हमारा वाटर उठा और जाकर सिलेंडर के अंदर भर गया। अब क्या होगा, अब हमारा जो होगा जब पिस्टन सी टू ए मूव करेगा तो अब पिस्टन कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। अब लेफ्ट साइड मूव करेगा, जब पिस्टन लेफ्ट साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, पिस्टन हमारा ऑलरेडी वाटर फिल है यहाँ पे, और यहाँ क्या सक्शन वाल्व बंद है और डिलीवरी वाल्व क्लोज है यहाँ पे। अब क्या, जब वाटर सी टू मूव करेगा तो वाटर की यहाँ से पोजीशन हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो वाटर क्या करेगा, थ्रस्ट फोर्स लगाएगा लिक्विड के ऊपर, थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, यानी कि उसकी प्रेशर एनर्जी वाटर की इंक्रीज कराएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिल है सिलेंडर के अंदर वाटर। जब पिस्टन मूव करेगा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो सी टू ए यानी कि 180 टू 360 डिग्री मूव करा, तो पिस्टन जो है थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा हमारे फ्लूइड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि प्रेशर अब क्या होगा, सिलेंडर के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर इंक्रीज कर जाएगा तो अब देखो, जब क्रैंक हमारा सी टू ए मूव किया तो पिस्टन के ऊपर पिस्टन क्या मूव किया, लेफ्ट साइड मूव किया, और जब लेफ्ट साइड मूव किया पिस्टन हमारा तो वाटर का उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगाया, थ्रस्ट फोर्स लगाने की वजह से वाटर की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर गई। जब वाटर की प्रेशर इंक्रीज करके प्रेशर एनर्जी मतलब यहाँ पे जो अब सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक, अब ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो हमको अब क्या होगा, यहाँ डिलीवरी टैंक में जो खाली पड़ा है तो प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि हर जगह जानते हैं हम कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कुछ नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो देखो अब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और सराउंडिंग में क्या है, यहाँ ऊपर लिफ्ट करना है वाटर को, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो डिलीवरी वाल्व यहाँ लगा है वो ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि प्रेशर सिलेंडर के अंदर इनसाइड द सिलेंडर क्या है, प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक। तो अब क्या होगा, उसकी वजह से हमारा डिलीवरी वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा वाटर जो राइज करना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि लिफ्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो थ्रू डिलीवरी वाल्व हमारा वाटर जो है राइज करेगा यहाँ डिलीवरी पाइप में, और डिलीवरी टैंक होगा, यहाँ कलेक्ट करना होगा वाटर को, स्टोर कर लेंगे हम, फिर पहुँचा देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक। तो सिंपल ये मैकेनिज्म होती है हमारी, वर्किंग प्रिंसिपल होती है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप की, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होता है, जिसके हेल्प से हम वाटर की प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सम्प लेवल लगा होता है, सक्शन पाइप, डिलीवरी वाल्व, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये सिंपल अरेंजमेंट होता है। अब देखो ये जो हम लोग पंप यूज़ कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। क्या सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है? ये क्या सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का मतलब ये होता है विद वाटर इज एक्टिंग ओनली वन साइड ऑफ द पिस्टन इज नोन एज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, एंड व्हेन द वाटर इज एक्टिंग बोथ साइड ऑफ द पिस्टन इट इज नोन एज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। मतलब इसका ये वो देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे पिस्टन यूज़ किया है, ये तुम्हारा पिस्टन है, ठीक।
और वाटर कहाँ से कहाँ इंटर कर रहा है, ये तुम्हारा सिलेंडर है, वाटर इंटर कर रहा है थ्रू सक्शन वाल्व इनसाइड द सिलेंडर। तो वाटर जो है केवल एक ही साइड में वाटर है पिस्टन के, जिसको हम बोले सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर दोनों साइड वाटर होता है, यहाँ से ही वाटर इंटर करता, तो यानी कि अगर इफ द वाटर इज एक्टिंग बोथ साइड ऑफ द पिस्टन देन सच पंप इज नोन एज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये तुम्हारा वाटर दोनों साइड से एक्ट कर रहा है पंप में पिस्टन के, तो हम कहते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। हमारी इस कंडीशन में क्या था, हमारा जो वाटर है केवल एक साइड से इंटर कर रहा था, केवल एक ही साइड ही एक्ट कर रहा है पंप पिस्टन के, तो उसको सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी होता है, तो अगर हमको डिस्चार्ज ज़्यादा इंक्रीज करना है तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमको डिस्चार्ज की वैल्यू को ज़्यादा इंक्रीज करना होता है, ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए हमको, क्यू यानी कि ज़्यादा चाहिए हमको, ज़्यादा वाटर को लिफ्ट कराना है, तो हम लोग वहाँ यूज करते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अब देख लो यहाँ वर्किंग प्रिंसिपल दिया है और कौन कौन से पार्ट्स हैं दिए हुए हैं, वही जो बताया गया है। देखो कौन कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है कि सिलेंडर विथ पिस्टन एंड रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या दिया देखो, वो shows a single acting reciprocating pump which consists of a piston which moves forward and backward in a closed fitting cylinder. ठीक, the movement of the piston is obtained by connecting the piston rod to crank by means of a connecting rod. The crank is rotated by means of an electric motor, यानी कि जो crank हमें रोटेट करेगा वो किसके हेल्प से रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से हेल्प करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे हम पंप को, तभी वो मूव करना या रोटेट करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि पंप हमारा पंप जानते हैं हम लोग, पंप में क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पंप हमारा पावर प्रोड्यूस, पावर एक कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, पावर को कंज्यूम करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो लिखा है द क्रैंक इज रोटेटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप इज सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व्स, ठीक, आर कनेक्टेड टू द सिलेंडर। जो बताया गया द सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व्स आर वन वे वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि जो सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व होता है वो वन वे वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व होता है। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब ये हुआ या वन वे वाल्व का मतलब ये हुआ केवल एक ही साइड ओपन होगा, दोनों वाटर जो है अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, जब सक्शन वाल्व ओपन होगा वापस जो है वाटर जो ऊपर जा जो वो नीचे नहीं आएगा थ्रू सक्शन वाल्व के, तो एक ही साइड ओपन होगा, ठीक ना। नॉन रिटर्न वाल्व यानी कि वापस रिटर्न नहीं होता है, या वन वे वाल्व होगा। विच अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब नॉन वे वाले सक्शन वाला मतलब ये हुआ केवल जो है एक ही डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराएगा, दोनों डायरेक्शन में वाटर हमारा फ्लो नहीं करेगा, ऊपर चला गया तो ऊपर जाएगा, वापस नहीं आएगा नीचे, सक्शन वाल्व ओपन नहीं होगा, ठीक। सक्शन वाल्व अलाउज वाटर फ्रॉम सक्शन पाइप टू द सिलेंडर, विद डिलीवरी वाल्व अलाउ द वाटर फ्रॉम सिलेंडर टू द डिलीवरी पाइप ओनली, ठीक। अब देखो अब हमारा आता है व्हेन द क्रैंक स्टार्ट्स रोटेटिंग द पिस्टन मूव्स टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर। टू एंड फ्रो मतलब वो आगे पीछे हमारा सिलेंडर क्या करता है, जानते हैं हम लोग स्लाइड करता है, नहीं स्लाइडिंग मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन होता है पिस्टन के सिलेंडर के अंदर, हम लोग पढ़ भी चुके हैं ये। अब लिखा है कि व्हेन द क्रैंक इज एट ए देन द पोजीशन इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ द सिलेंडर इन द सिलेंडर, यानी कि जब क्रैंक ए पे होगा तो हमारा जो पिस्टन होगा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में होगा, थीटा वगैरह 0 डिग्री वाला पोजीशन, ठीक। अब लिखा है एट द क्रैंक इज रोटेटिंग फ्रॉम ए टू सी, यानी कि 0 to 180 डिग्री, देन द पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन द सिलेंडर, यानी कि राइट साइड मूव करेगा पिस्टन हमारा। अब लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स राइट क्रिएट्स ए पार्शियल वैक्यूम इन द सिलेंडर, यानी कि वैक्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा सिलेंडर के अंदर जब हमारा पिस्टन राइट साइड मूव करेगा, थीटा 0 to 180 डिग्री, ठीक। और क्या हो जब बट ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन द सम्प एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग, क्योंकि सम्प में हमारा क्या प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, which is more than that of pressure inside which is inside the cylinder, ठीक। अब लिखा है कि then the liquid is forced in the suction pipe from the sump, यानी कि जिसके प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो फ्लूइड लिफ्ट कर जाएगा सक्शन लेवल से लेकर किसमें आएगा सिलेंडर के अंदर फिल हो जाएगा। हाँ, अब लिखा है कि when the crank is rotating from C to A, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री तो 360 डिग्री, देन द थीटा 180 डिग्री तो 360 डिग्री क्या होगा, वो हमारा जो हमारा क्रैंक जो थीटा 180 डिग्री रोटेट करेगा तो पिस्टन क्या हो जाएगा,
राइट साइड मूव करेगा, सॉरी लेफ्ट साइड मूव करेगा, यानी कि एक्सट्रीम राइट साइड से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड मूव करेगा। द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स लेफ्ट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि जब पिस्टन हमारा लेफ्ट साइड मूव करेगा तो ऑलरेडी सिलेंडर में के अंदर वाटर फील्ड है, वाटर जब फील्ड है पहले से, तो हम के ऊपर पिस्टन जब उसको थ्रस्ट फोर्स लगाएगा उनकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर देगा, और दोनों वाल्व क्या होगा, सक्शन वाल्व तुम्हारा क्लोज होगा, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि प्रेशर एनर्जी सिलेंडर के अंदर अब इंक्रीज कर जाएगी, और डिलीवरी टैंक तक लिफ्ट कराना है हमको वाटर के बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और वाटर जो इजीली लिफ्ट कर जाएगा, और फिर सेम साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी, सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ हम लोगों ने वर्किंग कंप्लीट कर ली रेसिप्रोकेटिंग पंप की। अब कुछ फार्मूला होता है वो देख लेना, कि खाली फार्मूला बस याद रखना, डेरिवेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जो डिस्चार्ज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो फार्मूला होता है Q बराबर ALN/60। बिकॉज हमारा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो डिस्चार्ज का फार्मूला होता है ALN/60। ये क्या है तुम्हारा सिलेंडर का एरिया, एल क्या स्ट्रोक लेंथ है, इन क्या स्पीड है, और 60 से डिवाइड कर देंगे हम, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमारा जो वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, स्ट्रोक लेंथ है एल, स्ट्रोक लेंथ का दूसरा फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, L = 2RC। यानी कि क्रैंक रेडियस दिया तो पहले हम निकालेंगे स्ट्रोक लेंथ, और एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर डाया पता है सिलेंडर की या पिस्टन डाया पता है तो π/4 d² से एरिया निकाल लेंगे, और स्पीड जो है वो गिवन होगी, कितना आरपीएम से हमारा जो इम्पेलर है, सॉरी पिस्टन क्रैंक रोटेट कर रहा है, तो एन से डिनोट करते हैं आरपीएम को, तो ये मान लो दिया रहेगा 200 आरपीएम दिया रहेगा, मान लो दे दिया 2000 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे अपने डिस्चार्ज में Q = ALN/60। तो इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपना डिस्चार्ज, एरिया को मीटर में रखेंगे, एल को मीटर में रखेंगे, एन आरपीएम में ही जैसे दिया हुआ रख देंगे, तो हमारा जो डिस्चार्ज आएगा वो कितने आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, सिंपल। इस तरह निकालना है। डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, और फार्मूला क्या होगा, Q = ALN/60। और दूसरा फार्मूला होता है वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड, एक फार्मूला और है और उसी डिस्चार्ज की तरह ही है, वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड, यानी कितना वेट हम वाटर का लिफ्ट कर रहे हैं पर सेकंड, उसका फार्मूला होता है W = ρg/ALN/60। W = ρg/ALN/60, यानी कि बस क्या करना है, डिस्चार्ज में मल्टीप्लाई करना है रोजी का, यानी कि बस डिस्चार्ज हमको रोजी का मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्चार्ज में, जो डिस्चार्ज फार्मूला आया था तो वो हमको निकल जाएगा वेट ऑफ द वाटर लिफ्टेड पर सेकंड, यानी कि कितना वेट जो वाटर का लिफ्ट हुआ पर सेकंड या डिलीवर करने के लिए वाटर का, वो निकल जाएगा, ठीक है। यही सिंपल फार्मूला हो गया हमारा, ठीक। ठीक है, यानी कि हम लोग कितना फार्मूला देखे, दो फार्मूला देखे हैं, एक डिस्चार्ज का देखें Q = ALN/60, और दूसरा फार्मूला देखें वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड, कितना था, रोजी से मल्टीप्लाई कर दी थी डिस्चार्ज में, बस जो डिस्चार्ज कैलकुलेट किया उसमें रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फार्मूला और होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, कितना पावर हमको ज़रूरत है पंप को ड्राइव करने के लिए, यानी पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, यानी कितनी पावर रिक्वायरमेंट है हमको, ज़रूरत पड़ती है पंप को ड्राइव करने के लिए, तो वो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू रोजी AL/N/60 इंटू, देखो क्या करना है, पावर निकालने के लिए रोजी इंटू क्यू किए थे हम लोग,
रोजी इंटू क्यू किए थे तो क्या निकला था हमको, वेट ऑफ द डिलीवर वेट ऑफ द वाटर डिलीवर पर सेकेंड है। अब रोजी इंटू क्यू में क्या करना है, बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है, सक्शन का प्लस डिलीवरी हेड का, यानी कि सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड का बस मल्टीप्लाई हम कर देंगे रोजी क्यू में, यानी कि वेट ऑफ द वाटर जो डिलीवर पर सेकेंड का फॉर्मूला था, तो हमको पावर निकल जाएगा कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू टाइप द सेंट्रीफ्यूगल पंप, वी कैन कैलकुलेट द पावर। ठीक है, यानी पावर इक्वल टू हो जाएगा रोजी क्यू इंटू सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, विच इज आल्सो नोन एज which is also known as suction summation of suction head and delivery is also known as क्या static head, यानी कि if static head is given तो हम क्या करेंगे जस्ट static head से मल्टीप्लाई कर देंगे, मगर अगर static head given नहीं होगा, सक्शन है डिलीवरी हेड दिया होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे रोजी क्यू में, तो हमको पावर निकल जाएगा कितना पावर चाहिए हमको पंप को ड्राइव करने के लिए। ये सिंपल पावर का फार्मूला हो गया हमारा और रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो हम लोगों ने तीन फार्मूला देख लिया, एक डिस्चार्ज का फार्मूला देखा, दूसरा वेट का फार्मूला देखा और तीसरा जो है पावर का फार्मूला देखा। तो ये तीन फार्मूला बस याद रखना कि अगर क्वेश्चन आते हैं इस पर तो हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, बस इतना काम करना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्या, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मेन डिफरेंस क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो देखो इस साइड दिया तुमको सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखो इस साइड सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया, दूसरा साइड क्या दिया रेसिप्रोकेटिंग पंप दिया। तो देखो सबसे पहले पहला डिफरेंस क्या होगा, दोनों जो पहला डिफरेंस जो होगा, जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस चीज़ पर वर्क करता है, वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे वर्क करता है, यानी कि फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। और रेसिप्रोकेटिंग पंप किस पे वर्क करता है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाले प्रिंसिपल वर्क करता है, यानी कि इसमें पिस्टन जो हमारा रिसिप्रोकेट करता है, जब रिसिप्रोकेट करेगा तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके थ्रस्ट फोर्स लगाएगा हमारा पिस्टन लिक्विड के ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक, और दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा इसमें जो होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि रेडियल डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, रेडियली एंटर करता है, रेडियली लीव करता है वाटर, और इसमें क्या होता है स्लाइडिंग मोशन होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया कि तुम्हारा प्रिंसिपल है फोर्थ वर्टेक्स फ्लो है, दूसरा तुम्हारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वर्क करता है। अब देखो डिस्चार्ज इज कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ, फर्स्ट जो इसमें फर्स्ट डिफरेंस लिखा है डिस्चार्ज इज कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा देखो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज मिलता है, यानी कि जो वाटर हम लोग लिफ्ट कराते हैं कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर सर्टेन हाइट पे, वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज होता है, यानी कि डिस्चार्ज जो होता है इंटरमीडिएट रुक रुक के नहीं होता है, डिस्चार्ज सप्लाई नहीं करता, कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता रहेगा। अगर वाटर पंप हमारा स्टार्ट हो गया तो वाटर जो है कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होता रहेगा सब, तो डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूस होता है, स्मूथ होता है। और इसमें क्या होता है हमारा डिस्चार्ज जो होता है इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्यों होता है, क्योंकि पहले हमारा पिस्टन पहले ए टू सी में आता है, तो पहले वाटर ऊपर लिफ्ट करता है, फिर ऊपर लिफ्ट करने के बाद से फिर सी टू ए पोजीशन में मूव करता है, तो फिर वाटर की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करता है, फिर ऊपर जाता है, तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज नहीं मिलता, रुक रुक हमको डिस्चार्ज मिलता है, फ्लक्चुएट करता है, पल्सेटिंग डिस्चार्ज मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज होता है वो इंटरमीडिएट डिस्चार्ज होता है, या पल्सेटिंग डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कंटिन्यूस एंड स्मूथ डिस्चार्ज होता है। अब दूसरा डिफरेंस है इट कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब इसमें जो है जो डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम लिफ्ट कर सकते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है डिस्चार्ज कम होता है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर जो है उसको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है इट कैन बी यूज फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस फ्लूइड, यानी कि ये कह रहा है कि हाईली विस्कस फ्लूइड, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑयल है और वाटर है, दो फ्लूइड है, तो कौन सा सबसे विस्कस होगा, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑयल की विस्कोसिटी मान लो ज़्यादा है तो ऑयल काफ़ी वो हो गया थिकर होगा, तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो अगर ऑयल को लिफ्ट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप को, और वाटर को लिफ्ट करना होगा तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में को यूज़ करेंगे, अगर दो फ्लूइड हैं कंपेयर करें तो हाईली विस्कस फ्लूइड कैन बी लिफ्टेड बाई सेंट्रीफ्यूगल पंप में, क्योंकि इज लिफ्ट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम इसको, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से हम उसकी काइनेटिक उसकी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो बहुत इंक्रीज लिफ्ट कर देगा वाटर। और रिसिप्रोकेटिंग पंप में हम लाइट वाटर जो होता है लाइट वेट का जो फ्लूइड होता है उसको हम लिफ्ट कर देते हैं, यानी कि जो लेस जिसकी विस्कोसिटी कम होती है इसको हम लिफ्ट करते हैं रिसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। यानी कि हाईली विस्कस फ्लूइड कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल पंप इंडस्ट्री वगैरह है
तो ऑयल पंप इंडस्ट्री में क्या ऑयल वगैरह यूज़ होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो अगर वहाँ वाटर को पहुँचाना है किसी लोकेशन से एक दूसरे लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, तो हम लोग यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और नॉर्मली हम यूज़ करेंगे कहीं भी जिसकी विस्कोसिटी कम है फ्लूइड की, हल्का है फ्लूइड, वो स्पूटिंग पंप इंस्टॉल कर देंगे वहाँ पे। और लिखा है फोर्थ डिफरेंस, इट इज यूज फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड। यानी कि देखो जो हमारा जो लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। लो हेड का मतलब हुआ अगर केवल सर्टेन हाइट तक, यानी कुछ वैल्यू होती है, अगर केवल इतना ही हाइट तक वाटर को लिफ्ट करना हो तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। यानी कि ज़्यादा 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 काफ़ी ज़्यादा हाइट तक हम वाटर को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, स्मॉलर हाइट तक ही या कुछ सर्टेन मीडियम हाइट तक ही हम वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं तो। मगर अगर सपोज करो कहीं बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट पे हमको वाटर को पहुँचाना है वहाँ तक हमको, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप का। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्चार्ज हमको ज़्यादा चाहिए और लो हेड है वहाँ पे, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे। और दूसरी जगह क्या है, अगर हाई हेड जो है और हाई हेड पे वाटर को लिफ्ट करना हो, डिस्चार्ज कम है, सप्लाई करना है, तो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप को इंस्टॉल करेंगे। यानी कि हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए यूज़ करते हैं मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप, और लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और कास्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लेस एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखो पांचवी बात है कि कास्ट जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेडियल डिवाइस होती है, इसमें रेडियल डिवाइस होती है, तो इसमें स्लाइडिंग वगैरह तो हो नहीं रहा कि फ्रिक्शन के कारण हीट का जनरेशन होगा, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था तो वहाँ स्लाइडिंग वगैरह हो रही थी। पिस्टन मूव करेगा, सिलेंडर के अंदर स्लाइडिंग होगी, उसके बाद वियर टीयर होगा फ्रिक्शन के कारण, वो जो मटेरियल है सिलेंडर का डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए वहाँ कॉस्ट ज़्यादा होती है, कम होती हैं। अब देखो सेंट्रल पंप रन एट हायर स्पीड। सेंट्रल पंप जो है हाई स्पीड पर रन करता है क्योंकि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सप्लाई होती रहती है। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इंटरमीडिएट डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसकी आरपीएम कम होता है इलेक्ट्रिक मोटर की। और देखो द ऑपरेशन एंड स्मूथ एंड विदाउट मच नॉइज, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। यानी कि सेवंथ डिफरेंस लिखा है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो क्या होती है, लो होती है। लो क्यों होगी मेंटेनेंस कॉस्ट? क्योंकि इसमें कोई वियर टीयर वगैरह होता नहीं है, कोई हायर लोअर पेयर होता नहीं है। लोअर पेयर का मतलब कोई स्लाइडिंग एलिमेंट होता नहीं जिसकी वजह से हमारा वियर टीयर हो, फ्रिक्शन हीट का जनरेशन हो। यहाँ रेडियल मोशन होता है, रेडियल इम्पेलर लगा होता है जो रोटेट करता है सिंपल, तो फ्रिक्शन का हीट नहीं जनरेट होगी ज़्यादा, ना कोई मटेरियल हमारा डैमेज होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। और दूसरी तरफ देखें रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, तुम्हारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होता है जिसकी वजह से पिस्टन स्लाइड जब करेगा सिलेंडर के अंदर तो वियर टीयर होगा, पिस्टन का हीट जनरेशन होगा, जिसकी वजह से सिलेंडर का जो मटेरियल है या पिस्टन का जो आउटर फेरी है वो डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। फिर नाइन्थ एट्थ डिफरेंस है सेंट्रल पंप नीड स्मॉलर फ्लोर एरिया इंस्टॉलेशन कॉस्ट लो। यानी कि अगर सेंट्रिफुगल पंप जो होता है वो नीड्स स्मॉल फ्लोर एरिया, यानी कि जो स्पेस होता है कम लेता है ये सेंट्रिफुगल पंप, और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो स्पेस लेता है ऑक्यूपाई करता है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस। और वो नाइन्थ है कि एफिशिएंसी हाई, इसकी एफिशिएंसी लो। देखो एफिशिएंसी क्यों हाई होती है इसकी? एफिशिएंसी इसलिए हाई होती है क्योंकि हाइड्रोलिक लॉसेस कम होते हैं इसमें, फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं इसमें, और प्रेसिपिटेटिंग पंप में फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होगा, हाइड्रोलिक लॉस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा इंटरमीडिएंट डिस्चार्ज हो रहा, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज है नहीं, और स्मूथली रन कर नहीं रहा पाइप इंटरमीडिएंट डिस्चार्ज के कारण, और फ्रिक्शन के कारण वियर टियर हो रहा, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल लॉस का हो या हाइड्रोलिक लॉस, ठीक, इसलिए एफिशिएंसी कम हो जाती है पंप की। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप में फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमको लो हेड हाई डिस्चार्ज चाहिए तो हम यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, एंड अगर लो हाई हेड लो डिस्चार्ज चाहिए तो हम यूज़ करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। और हैवी विस्कस फ्लूइड को लिफ्ट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर विस्कोसिटी जिस फ्लूइड की कम यानी कि लेसर विस्कस फ्लूइड है तो हम यूज़ करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। और दूसरा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है, लेस इट रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया और स्पेस, ये का ज़्यादा करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कम होती है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आना चाहिए कि एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो हम ये लिखेंगे 10 पॉइंट 10 नंबर में आएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने देख ही लिया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आएंगी तो देख लिख लेना। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, पूरा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप वाला कॉन्सेप्ट है पूरा ख़त्म होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो लास्ट दो टॉपिक बचा हमारे पास, एक बचा फ्लूइड सिस्टम बचा है। तो फ्लूइड सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड सिस्टम में देखेंगे फ्लूइड सिस्टम क्या होता है, और फ्लूइड सिस्टम में कौन कौन सी डिवाइस है जिसको यूज करते हैं हम लोग वो देखेंगे।
तो जो हम लोग के सिलेबस में मेनली 3 डिवाइस है, फ्लूइड सिस्टम है, हाइड्रोलिक प्रेस देखेंगे, हाइड्रोलिक एक्चुएटर देखेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि फ्लूइड सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइस लगी है, क्या फंक्शन होता है। तो जो हमारा फ्लूइड सिस्टम, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पे। तो फ्लूइड सिस्टम जो हमारा होता है, इन फ्लूइड सिस्टम में हमारा जो पावर इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड, यानी कि व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड, सच सिस्टम इज नोन एज फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड सिस्टम मतलब ये हुआ कि अगर वो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट में वन सेक्शन टू अदर सेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में हम लिक्विड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, पावर को लिफ्ट कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो हम वहाँ कहेंगे उसको फ्लूइड सिस्टम है। यानी पावर ट्रांसमिट हो रहा है ड्यू टू फ्लूइड एनर्जी के कारण, तो हम वहाँ कहेंगे वो फ्लूइड सिस्टम है। तो फ्लूइड सिस्टम कितने टाइप का होता है? हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है, कंप्रेस है, हाइड्रोलिक कंप्रेशर भी है, एयरलेट पंप यूज करते हैं, हाइड्रोलिक रैम है, ठीक है, गियर व्हील पंप है, तो फिर हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर है। मगर हम लोग के सिलेबस में क्या देते हैं? दो ही हैं, तीन है डिवाइस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीन चीज़ हम लोग को पढ़ाना है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? तीन चीज़ को देखेंगे।